हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट सिलेक्शन विथ फीडिंग। देखिए, आज एक नया टॉपिक लेके आए जो कि है यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। तो देखिए, इसके बारे में समझते हैं। टू द पॉइंट चीज़ें हैं इसमें जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम देखिए, सबसे पहले आए थे पुर्तगीज। नंबर 1 पर आए थे पुर्तगीज। ये आए 1498 ईस्वी में। फिर उसके बाद आए थे डच जो कि 1605 ईस्वी में आए। फिर आए ब्रिटिश 1608 ईस्वी में। और फिर आए डेनिश 1620 ईस्वी में। इसके बाद आए फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में। ये तो हुआ यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि विदेशी कंपनियों का स्थापना क्रम क्या रहा। तो सबसे पहले पुर्तगीज आए तो उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की सबसे पहले ही। ये पता होगा आपको कि पुर्तगाली आए तो सबसे पहले थे लेकिन गए सबसे लास्ट में थे। तो सबसे पहले इन्होंने कंपनी की स्थापना की थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। 1498 ईस्वी में स्थापित हुई थी। भारत में प्रथम फैक्ट्री इन्होंने कोची में 1503 ईस्वी में स्थापित की। फिर उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दूसरे नंबर पर हुई, जबकि दूसरे नंबर पर आए थे डच। लेकिन कंपनी की स्थापना दूसरे नंबर पर की थी अंग्रेज़ों ने। तो भारत में प्रथम फैक्ट्री इन्होंने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित की थी। और पुर्तगालियों ने कब की थी? कोची में 1503 में। और अंग्रेज़ों ने की थी पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में। फिर तीसरे नंबर पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच यानी हॉलैंड के निवासी थे। 1602 ईस्वी में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की। भारत में प्रथम फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी तीसरे नंबर पर। जबकि चौथे नंबर पर आए थे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 ईस्वी में स्थापित हुई थी। भारत में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री 1620 ईस्वी में त्रावणकोर तंजौर में स्थापित की थी। त्रावणकोर तंजौर में। फिर आगे की थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1664 ईस्वी में स्थापित हुई। भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में, कहाँ पर? सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित हुई। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई और कंपनियों की स्थापना का क्रम और यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम और स्थापना का क्रम, और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर खुली और कब खुली। तो ये आपको याद रखना है, जो कि टू द पॉइंट ही है, कुछ अलग नहीं है। तो आगे देखिए, वास्को ड गामा द्वारा भारत एवं यूरोपियों के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज के कारण क्या रहे थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों में कौन आया था? वास्को ड गामा, जो कि कौन था? एक पुर्तगाली यात्री था। तो मतलब ऐसे क्या कारण रहे कि जिसके लिए उन्होंने भारत की खोज की? तो एक कारण तो था नहीं, बहुत सारे कारण थे, जिनमें से मतलब हम मान सकते हैं कि पुनर्जागरण की भूमिका, भारत से व्यापार कर अधिक धन कमाने की लालसा, और कुछ मसालों के लिए, और यूरोपीय एवं एशिया के व्यापार पर वेनिस यानी इटली और जिनेवा के व्यापारियों का एकाधिकार था। तो उस एकाधिकार को समाप्त करने के लिए भी पुर्तगालियों ने मतलब भारत की खोज को एक जरिया माना।
तो बहुत सारे कारण थे, एक कारण नहीं था। तो इसमें हम वास्को ड गामा को समझते हैं। किसको? वास्को ड गामा को। तो ये एक पुर्तगाली निवासी था। कहाँ का था? पुर्तगाल का। यह केप ऑफ गुड होप होते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक जिसका नाम अब्दुल मनीक था, अब्दुल मनीक भी लिखा रहता है कहीं कहीं, अब्दुल मजीक भी लिखा रहता है, इसकी सहायता से कालीकट बंदरगाह पर कब आए थे? 17 मई 1498 ईस्वी में। तो क्वेश्चन बनता है कि मतलब जो गुजराती पथ प्रदर्शक था उसका क्या नाम था? तो क्या नाम था? अब्दुल मनीक। और किस बंदरगाह पर सर्वप्रथम आया था? तो कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। और कब आए थे? 17 मई 1498 ईस्वी को। उस समय कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को ड गामा का स्वागत किया। किसने किया था? जमोरिन ने। कहाँ का था ये? कालीकट बंदरगाह का तत्कालीन शासक था। फिर उसके बाद पेड्रो अल्वरेज कैब्रेल भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली बना, जो कि कब आया था? 1500 ईस्वी में। कौन? पेड्रो अल्वरेज कैब्रेल भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। फिर यहाँ से आगे मतलब एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें चलती हैं। तो पुर्तगाली थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आए थे। मतलब पहले तो ये ऐसे ही गए, अब अपनी मतलब कुछ प्रभुत्ता स्थापित करनी है तो उसके लिए इन्होंने अपने गवर्नर भी बना करके भेजे। तो पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल बन करके आया। इसने 1509 ईस्वी में, कब? 1509 ईस्वी में मिस्र, तुर्की एवं गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया था। कौन कौन की सेना? मिस्र, तुर्की एवं गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया और मिस्र द्वीप पर अधिकार कर लिया। इसने फिर ब्लू वाटर पॉलिसी, यह पॉलिसी क्या थी कि हिंद महासागर के व्यापार कर पुर्तगीज नियंत्रण स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने शुरू की थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, फिर उसके बाद आए थे दूसरा गवर्नर जनरल बन करके अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में इसे पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आया तो सबसे पहले अल्मीडा, लेकिन अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने पुर्तगीज सेना में भारतीयों की भर्ती प्रारंभ की, मतलब अपनी सेना में इन्होंने भारतीयों को भी शामिल किया। तो उस पुर्तगाली का नाम बताइए जिसने अपनी सेना में भारतीय सेना को भर्ती किया। तो क्या नाम था उसका? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फिर उसके बाद पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, मतलब भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए भी किसने प्रोत्साहित किया? अल्बुकर्क ने। फिर इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई, जो कि एक अच्छा काम किया। इसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीना। बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीना। कब? 1510 ईस्वी में। ठीक है, 1510 ईस्वी में। फिर इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया। कौन सी मंडी? मलक्का पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। तो ये इसने कार्य किए थे। किसने? अल्बुकर्क ने। इसने मतलब काफ़ी काम किए पहले वाले से। तो ये वास्तविक संस्थापक माना गया पुर्तगीज का। फिर इसके बाद
कुछ और भी कार्य किए, जैसे कि फारस की खाड़ी पर स्थित हरमुज पर भी अधिकार किया था। हरमुज जल संधि है ना फारस की, तो उस पर भी इसने अधिकार किया। और मतलब ये क्वेश्चन बनता है कि मतलब इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को अधिकार में लिया, तो सन में क्वेश्चन बनता है। जैसे गोवा को कब अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, तो 1510 ईस्वी में। मलक्का को कब लिया, 1511 ईस्वी में। और हरमुज को कब लिया, जो कि फारस की खाड़ी की जल संधि के पास पड़ती है, ये लिया 1515 ईस्वी में। तो इसकी सन है, मतलब सन पूछ ली जाती हैं। एक तो यही कि गोवा को कब लिया, मलक्का को कब लिया और हरमुज को कब लिया, सन याद रखना। इसने गोवा को राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभारा। ठीक है, किसको, गोवा को राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभारा। फिर अगले गवर्नर जनरल बनकर के आए थे नीनो डी कुन्हा। कौन थे, नीनो डी कुन्हा। तो इसने किए थे, इसने गोवा को पुर्तगाल राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया। इसने सैंथोमी जो कि पड़ता है मद्रास में, हुगली द्वीप पर पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की। ठीक है, आगे देखें। कुछ ऐसे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि बंगाल के शासक मसूद शाह द्वारा पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव में व्यापारिक कंपनी खोलने की अनुमति दी गई। किसने, बंगाल के शासक मसूद शाह द्वारा। फिर उसके बाद अकबर की अनुमति से हुगली में कंपनी की स्थापना हुई। हुगली में कंपनी की स्थापना किसकी अनुमति से की, अकबर की। शाहजहां पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीना। शाहजहां ने हुगली को पुर्तगालियों से छीना था। फिर तो ऐसे फिर इनके बाद हम समझते हैं कि पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण रहे थे। तो मतलब एक गवर्नर था अल्बुकर्क, इसने मतलब भारतीय स्त्रियों से विवाह करना और धर्मांतरण करना, जो कि एक निंदनीय कार्य था। तो एक कार्य इसका ये बन गया इनके पतन का। व्यापारिक प्रशासन में अकुशलता, मतलब इनका जो प्रशासन था वो सफल नहीं हो पाया। रिश्वतखोरी एवं शासकीय नियुक्तियों में भ्रष्टाचार है। और डचों का प्रवेश एवं सैन्य चुनौतियाँ। इसके बाद मतलब डच आने लगे, तो डच भी अपना प्रभुत्व जमाएंगे, तो धीरे धीरे इनके पतन का कारण बनते गया। अब समझते हैं कार्टेज आर्मेडा काफिला क्या था। क्या, कार्टेज आर्मेडा काफिला, यह समुद्री व्यापार पर नियंत्रण व्यवस्था थी। क्या थी, समुद्री व्यापार पर नियंत्रण व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज बिना परमिट लिए अरब सागर में नहीं जा सकता था। तो मतलब इसके लिए परमिट लेना पड़ता था, जब परमिशन मिलती थी। इन जहाज़ों में काली मिर्च और गोला बारूद ले जाना निषेध था। तो ये थी कार्टेज आर्मेडा काफिला। तो मतलब एक फैक्ट है ये कि मतलब जो जहाज़ जाते थे उनमें काली मिर्च और गोला बारूद को ले जाना मना था। आगे देखते हैं पुर्तगालियों की भारत को देन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मतलब क्या क्या मिला पुर्तगालियों से। भारत में जापान से व्यापार शुरू करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। जापान से व्यापार करने का श्रेय किसको दिया जाता है, पुर्तगालियों को। भारत में तंबाकू की खेती का विकास किसको माना जाता है, पुर्तगालियों की देन मानी जाती है तंबाकू की खेती। भारत में गौथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ, ये भी किसकी देन थी, पुर्तगालियों की। फिर प्रिंटिंग प्रेस, ये मतलब क्वेश्चन आ चुका है। प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है, पुर्तगालियों की। विभिन्न प्रकार के फल जैसे कि पपीता, संतरा, लीची, अनानास, काजू, बादाम, शकरकंद आदि विदेशों से भारत आए थे। कहाँ से, पुर्तगाल से।
फिर मतलब दूसरे नंबर पर आए थे डच। मतलब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और एक कंपनियों का स्थापना। तो मतलब आगमन में दूसरे नंबर पर आए थे डच। पुर्तगालियों के बाद भारत आए थे। यह नीदरलैंड के निवासी थे। वर्तमान में नीदरलैंड है जो, ये वहाँ के निवासी थे। उनकी कंपनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था। क्या था इनकी कंपनी का नाम? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। डचों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में की थी। कब? 1605 ईस्वी में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। डचों का भारत में प्रथम दल कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में आया था। कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में। किसके? कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में प्रथम दल डचों का आया था। बंगाल में डचों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पीपली में की थी। ठीक है, बंगाल में डचों ने प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पर? पीपली में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। पुलिकट को डचों ने व्यापारिक केंद्र में मुख्यालय बनाया था। किसको? पुलिकट को। 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया, बदल दिया था। चिनसुरा में गुस्ताम्बुस फोर्ट की स्थापना 1653 ईस्वी में की और कोच्चि में फोर्ट विलियम की स्थापना 1663 ईस्वी में की थी। सन याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में जानते हैं। डचों ने मसाला द्वीप इंडोनेशिया को पुर्तगालियों से जीता। ठीक है, डचों ने मसाला द्वीप इंडोनेशिया को पुर्तगालियों से जीता था। फिर मलक्का तथा सीलोन, जो कि वर्तमान में श्रीलंका कहलाता है, उसको जीता था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार का अधिकार डचों को प्रदान किया था। किसने? मुगल बादशाह औरंगजेब ने। डचों के पतन के कारण समझते हैं। डच कंपनी पर सरकार का नियंत्रण नहीं था। डच कंपनी पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण नहीं था। कंपनी के अयोग्य प्रशासक एवं कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार, एक कारण ये रहा इनका। डचों की भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया एवं मसाला द्वीप पर थी। ठीक है, जिससे ये भारत की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे। फिर बेदरा का युद्ध हुआ जो कि 1759 ईस्वी में। अंग्रेज़ों ने डचों को बुरी तरह पराजित किया, जिससे डचों की भारत में शक्ति समाप्त हो गई। तो ये इनके पतन के कारण रहे, जिससे इनका पतन हो गया। फिर उसके बाद आई थी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। 1599 ईस्वी में लंदन में व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने हेतु की थी। ये कंपनी का नाम है, इसे याद रख लेना। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था। तो क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज, इसका पूरा नाम था। 1599 ईस्वी में जॉन मिडेनहॉल नामक अंग्रेज स्थल मार्ग से भारत आया था। सबसे पहला अंग्रेज कौन था? जॉन मिडेनहॉल, जो कि कब आया? 1599 ईस्वी में। किस मार्ग से? स्थल मार्ग से। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिसंबर 1600 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। यह अधिकार समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए था। कब दिया था?
दिसंबर 1600 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखना। और कितने वर्षों के लिए दिया? 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ। फिर इसके बाद जेम्स प्रथम द्वारा भेजे गए दूत कैप्टन हॉकिंस, जो कि आया था 1600 ईस्वी में। हेक्टन नामक पहला अंग्रेजी जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया, जो सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस बादशाह जहांगीर से मिलने भारत आया था, जो कि आगरा पहुंचा। जहांगीर ने पहले हॉकिंस को सूरत में व्यापार की अनुमति दी, परंतु स्थानीय सौदागर एवं पुर्तगालियों के विरोध के कारण अनुमति रद्द कर दी थी। फिर 1612 ईस्वी में स्वाली के युद्ध में अंग्रेज कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगीज सेना को परास्त किया था। किसने? कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को परास्त किया। इसकी वीरता के कारण 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान की थी। किनको? अंग्रेजों को। फैक्ट्री की स्थापना दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। ठीक है। फिर 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की थी। कब? अंग्रेजों की प्रथम स्थायी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सूरत में। कब की थी? 1613 ईस्वी में। इसका अध्यक्ष टॉमस अल्डवर्थ, मतलब जो कंपनी बनी थी उसका अध्यक्ष बनाया था टॉमस अल्डवर्थ। तो मतलब इसको अध्यक्ष को याद रखना। 1609 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। 15 वर्ष के लिए भेजा था, लेकिन जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था, पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार का कार्यकाल था। सर टॉमस रो दूसरा मतलब अंग्रेज था, ये जेम्स प्रथम के द्वारा भेजे गए थे। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। डेट याद रखना। डेट में क्रम पूछ लिए जाते हैं कि सर टॉमस रो कब आया था, हॉकिंस कब आया था। तो टॉमस रो कब आया था? 1615 ईस्वी में। कहाँ पर पहुंचा था ये? सूरत में। फिर इसके बाद है 10 जनवरी 1616 ईस्वी में टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1616 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाह से व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। 1632 में। 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया था। कब? 1633 ईस्वी में। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी। किससे लिया था? चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी। कब? 1639 ईस्वी में। राजा चार्ल्स ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। गेराल्ड अंगियार को मुंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मुंबई का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? गेराल्ड अंगियार को। बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्रियों की स्थापना। क्या हेडिंग है? बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्रियों की स्थापना। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में एक फरमान जारी कर बंगाल में 3000 वार्षिक कर के बदले
3000 टैक्स के बदले व्यापार का विशेषाधिकार अंग्रेजों को प्रदान किया था। किसने किया था? बंगाल का सूबेदार था शाह शुजा। ठीक है, इसने एक फरमान जारी किया था कि हमें आप 3000 रुपये वार्षिक कर दो और उसके बदले अपना विशेषाधिकार स्थापित करो। फिर जॉब चारनोक ने सुल्तानती और कोलकाता एवं गोविंदपुर को मिलाकर एक नए नगर कोलकाता की स्थापना की थी। मतलब 3 नगर थे ये, सुल्तानती, कोलकाता, गोविंदपुर। जॉब चारनोक ने इन तीनों को मिलाकर के एक नए नगर की स्थापना की थी, जो कि क्या था? कोलकाता बना। तो कोलकाता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉब चारनोक को। क्वेश्चन बनता ही है ये कि कोलकाता की स्थापना किसने की थी? जॉब चारनोक ने। 1700 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। इसका गवर्नर चार्ल्स संगियार को ही माना जाता है। चार्ल्स संगियार को क्या माना जाता है? एक तो फोर्ट विलियम की स्थापना का जनक, दूसरा मुंबई की स्थापना की थी इसने। फिर इसके बाद आए थे डेन। क्या? डेन। अंग्रेजों के बाद डेन 1616 ईस्वी में भारत आए। डेन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1620 ईस्वी में त्रावणकोर, तंजौर में की थी। कब की थी? 1620 ईस्वी में। डेन लोगों ने दूसरी फैक्ट्री भी स्थापित की, जो कि 1676 में श्रीरामपुर, बंगाल में स्थापित की। 1645 ईस्वी में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दी एवं भारत छोड़कर चले गए थे। फिर उसके बाद आए फ्रांसीसी। लुई 14वें के कोलवर्ट 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। मतलब इसका नाम कंपनी देश इंडसे ओरिएंटल, मतलब पूरा नाम है इसका कंपनी देश इंडसे ओरिएंटलेस रखा गया। यह कंपनी वित्तीय संसाधनों के लिए राज्य पर निर्भर थी। फ्रांसीसियों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया। इसका नेतृत्व फ्रांसिस कैरो ने किया था। फ्रांसीसियों ने दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने सूबेदार शेर खां लोधी से ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने सूबेदार शेर खां लोधी से पांडुचेरी नामक गांव प्राप्त किया, जो बाद में पांडुचेरी नाम से रखा गया। दोबारा देखिए इसे। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने सूबेदार था शेर खां लोधी से पांडुचेरी नामक गांव प्राप्त किया, जो कि बाद में पांडुचेरी नाम से रखा गया। पांडुचेरी में ही फ्रांसिस मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण किया। 1674 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से एक स्थल फ्रांसीसियों को प्रदान किया गया, जहां फ्रांसीसियों ने 1690 से 1692 में फ्रांसीसी कोठी चंद्रनगर की स्थापना की। फिर इसके बाद 1693 ईस्वी में डचों ने अंग्रेजों की सहायता से पांडुचेरी को छीन लिया। 1697 में रिजविक की संधि से फ्रांसीसियों को पांडुचेरी पुनः प्राप्त हुआ था। किसकी संधि हुई? रिजविक की 1697 ईस्वी में। तो मतलब इन्होंने पांडुचेरी को पुनः प्राप्त कर लिया था। 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर अधिकार कर लिया। ये डेट है, मतलब सन, तो ये याद रखनी है कि मॉरिशस पर अधिकार कब किया था? 1721 में।
और मालाबार पर अधिकार किया 1724 में। फिर 1739 में फ्रांसीसियों ने करकाल पर भी अधिकार किया था। ये सन है, इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। फिर इसके बाद अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्यों से की गई। शीघ्र ही इन दोनों कंपनियों का उद्देश्य व्यापार के साथ राजनीतिक हितों से भी जुड़ गया था। मतलब शुरुआत में तो सभी का उद्देश्य ही भारत में व्यापार करना था, लेकिन व्यापार के साथ साथ इनका इरादा ही बदल गया, जिससे ये राजनीतिक, सांस्कृतिक, मतलब सब में ही अपना वो दिखाने लगे। इस कारण दोनों कंपनियों में टकराव शुरू हो गया, जिससे एक लंबे संघर्ष का जन्म हुआ, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, क्या कारण रहे? यह युद्ध 1740 में प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य कारण रहा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के विस्तार का। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, तो मतलब उसके लिए ये प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था। इसके तात्कालिक कारण थे बहुत सारे, जैसे कि अंग्रेज कैप्टन बॉनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोतों पर कब्जा कर लिया जाना। फिर उसके बाद फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लिया था। जैसे बहुत सारे तात्कालिक कारण थे, जिसके कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध का उदय हुआ। सेंट थोम का युद्ध, यह युद्ध अडयार नदी के किनारे हुआ। तो सेंट थोम का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? अडयार नदी के किनारे। यह फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया था। फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, सेंट थोम का युद्ध इन दोनों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कैप्टन पैराडाइस ने किया, जिससे फ्रांसीसी सेना की विजय हुई थी। युद्ध की समाप्ति, यूरोप में ऑस्ट्रिया के अधिकार। युद्ध की समाप्ति एक्सला-सापेल संधि, जो 1748 में हुई, प्रभाव स्वरूप भारत में भी यह युद्ध समाप्त हो गया था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के उपलक्ष्य में संधि हुई थी एक्सला-सापेल की। कब हुई थी? 1748 में। जिस संधि से भी भारत में भी इस युद्ध को समाप्त किया गया। परिणाम क्या रहे? दोनों दल बराबर रहे, परंतु स्थल पर फ्रांसीसी सेना श्रेष्ठ रही। मद्रास पुनः अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। डुप्ले की ख्याति में वृद्धि हुई। ये इस युद्ध के परिणाम रहे थे कि दोनों दल तो बराबर रहे थे, फिर भी फ्रांसीसी सेना श्रेष्ठ ही रही और मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल गया और डुप्ले की ख्याति हुई। दूसरा कर्नाटक युद्ध, इसके कारण क्या थे? डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, कर्नाटक के नवाब के पद के लिए संघर्ष, जो कि मुख्य कारण रहा। अंबूर का युद्ध 1749 ईस्वी में, जिसमें मुजफ्फर जंग, चंदा साहब एवं फ्रांसीसी सेना ने संयुक्त रूप से अनवरुद्दीन को हराकर मार दिया। अनवरुद्दीन जो कि कर्नाटक का नवाब था, इसको मतलब मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना ने संयुक्त रूप से हरा दिया और उसे मार डाला। चंदा साहब, जिसे चांद साहब भी कहा जाता है, यह कर्नाटक का नवाब एवं मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। चंदा साहब ने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया था। त्रिचनापल्ली के लिए संघर्ष क्या रहा? अंबूर के युद्ध के बाद अर्काट को राजधानी बनाया गया। शीघ्र ही अंग्रेजों ने अर्काट को भी जीत लिया। त्रिचुरापल्ली अंग्रेजों के अधिकार में था, जिसे फ्रांसीसी जीतना चाहते थे। 1752 ईस्वी में स्ट्रिंगर लॉरेंस अंग्रेजी सेना नेतृत्व करता था। 1792 ईस्वी में
अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था स्ट्रिंगर लॉरेंस ने। उसके सामने फ्रांसीसी सेना ने हथियार डाल दिए। फ्रांसीसी सेना की पराजय हुई। चंदा साहब की हत्या और तंजौर के राजा ने की थी। किसकी? चंदा साहब की हत्या। फिर मतलब इसके परिणाम क्या रहे? डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया। 1755 में पांडुचेरी की संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति में संधि हुई थी पांडुचेरी की। कब हुई थी? 1755 ईस्वी में। 54 में मानी जाती है वैसे तो। दोनों दल राजाओं के आपसी झगड़े से दूर रहने के लिए राजी हुए। मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना था। मतलब जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, उसका क्या कारण रहा था कि डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया था और पांडुचेरी की संधि हुई थी। दोनों दल राजाओं के आपसी झगड़े से दूर रहे और मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना था। तो पांडुचेरी की संधि कब हुई थी? 1754-55 में। किस कर्नाटक युद्ध के बाद हुई थी? द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध क्या कारण रहा? 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय संघर्ष के प्रारंभ होते ही भारत में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच सहमति समाप्त हो गई, जिसके कारण कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। युद्ध का तात्कालिक कारण क्लाइव और वॉटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार कर लेना, ये इसका एक कारण रहा। 1757 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार, पटना की फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर अधिकार कर लिया। बांडीवास का युद्ध इम्पोर्टेंट 1760 ईस्वी में। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने एवं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट द लाली ने किया था। बांडीवास का युद्ध किन किन सेनाओं के बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व किया था किसने? आयरकूट ने। और फ्रांसीसियों की तरफ से किया था काउंट द लाली ने। दोनों को याद रखना इम्पोर्टेंट है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था, जिससे भारत में फ्रांसीसियों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था। किस युद्ध में? बांडीवास के युद्ध में। कब हुआ? 1760 ईस्वी में। किन किन के बीच? अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच। अंग्रेजी सेना की तरफ से था आयरकूट और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था काउंट द लाली ने। इसमें विजयी रहे थे अंग्रेज। भारत में फ्रांसीसियों की हार के क्या कारण रहे? फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी। इसके लाभ एवं हानि के प्रति कंपनी के डायरेक्टर उदासीन थे। इसके कारण मतलब इनकी एक हार का कारण माना जाता है। यूरोप में संघर्ष में फ्रांसीसियों का उलझे रहना, भारत में कंपनी की गतिविधियों पर कोई ध्यान न देना, ये भी एक इनकी हार का कारण रहा। अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार था, जहाँ से अंग्रेजों को अपार धन की प्राप्ति हुई, जबकि फ्रांसीसियों का एक स्थान पांडुचेरी, इसके अलावा कुछ अन्य स्थान भी थे, वहाँ से इन्हें सीमित मात्रा में धन प्राप्त हुआ, जबकि अंग्रेजों को अपार मात्रा में। और फ्रांसीसी की नौसेना शक्ति समाप्त हो गई और कंपनी की राजनीतिक फ्रांसीसी नौसेना शक्ति समाप्त हो गई थी। अंग्रेजी कंपनी का राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व फ्रांसीसी कंपनी की अपेक्षा उत्तम था, तो ये इनकी एक हार का कारण माना गया। तो यही है, इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें, मतलब कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, टू द पॉइंट चीज़ें हैं। तो देखिए ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ।